नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय बढ़ा, प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद 13 जुलाई से स्कूल कॉलेजों में एडमिशन शुरू। हाई कोर्ट ने इंडस विश्वविद्यालय को दी बड़ी राहत। सियासत का शिकार दत्तनगर का स्पोर्ट्स हॉस्टल, 1 साल से नहीं हो पाया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दी थी सौगात। बागवानों के घर द्वार तक फलदार पौधे पहुंचाएगा उद्यान विभाग। 13 जुलाई से शुरू होगा पौधारोपण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास और गृह अनुदान योजना के तहत लाभान्वित हुए लोगों से सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बात। झूठ बोलने में माहिर नेता प्रतिपक्ष, भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर राम कुमार ने मुकेश पर साधा निशाना। संगड़ाह के लोग जागरूक, 41 पंचायतों में एक भी कोरोना का केस नहीं। कोरोना ने पुष्प उत्पादकों की तोड़ी कमर, सिर चढ़ रहा लाखों का कर्ज। वेल्डिंग की दुकान से चूरा पोस्ट बरामद, पांवटा के गोंदपुर में पुलिस ने मारा छापा। डॉक्टर बिंदल ने जांचा सैनवाला बर्मा पापड़ी सड़क का काम। स्वारघाट के नालिया में गैस सिलेंडर ने पकड़ी आग, 2 युवक झुलसे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि कर 2,400 रुपए बढ़ाकर 2,700 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी। इसके तहत प्रारंभ में 7,852 बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन्हें वर्ष के दौरान 10 महीने के लिए 6 घंटे प्रतिदिन 31 रुपये 25 पैसे प्रति घंटे का मानदेय दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो वाटर कैरियर्स हैं उनका जो मानदेय है वो 300 रुपए बढ़ा दिया गया है पर मंथ। अब वो पहले 2400 रुपए था, अब 2700 रुपए पर मंथ जो है वो उनको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय है, ये वाटर कैरियर्स की जो पॉलिसी थी उसमें वाटर कैरियर्स जिन स्कूलों में लगे थे वो जब प्रमोट हो जाते थे 14 साल के बाद रेगुलर बन जाते थे तो वहां का वाटर कैरियर का पद समाप्त हो जाता था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के 7,852 स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई वाटर कैरियर या सेवादार आज नहीं है। उन स्कूलों के लिए मल्टी टास्क वर्कर, जिसका नाम हिंदी में अभी तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक मल्टी टास्क वर्कर जो वाटर कैरियर की स्कीम से आगे बढ़कर के है, वो 6 घंटे के लिए एंगेज होगा। 31 रुपए 25 पैसे पर आवर उसका जो है वो दैनिक मानदेय होगा। ये सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे। इसके लिए पॉलिसी मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दी है, जिसमें जो अपंग हैं, विधवा हैं, ऐसे जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी प्रावधान है। और बाकी भी अपने ही गांव में जो है वो इस तरह के लोगों को जो है वो नौकरी मिल जाए और स्कूल में बच्चों को
और अध्यापकों को जो भी वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसके लिए एक सेवक मिल जाए। ये आज का महत्वपूर्ण निर्णय है। स्कूल बढ़ते रहेंगे, जहां खाली होंगे उसमें भी ये एक कार्यकर्ता जो है वो बढ़कर नियुक्त होगा। हिमाचल के कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएंगी, जबकि पीजी की परीक्षाएं सितंबर महीने में होंगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय हुआ है कि इसके साथ ही 13 जुलाई से स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो रही है, जो 25 जुलाई तक चलेगी। शिक्षण संस्थान फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन भी 13 जुलाई से शुरू होगी और हर घर पाठशाला को ही दोबारा से शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पहले से हमारा व्यू पॉइंट था कि जो अंडर ग्रेजुएट के मतलब ग्रेजुएशन लेवल के बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के या अंतिम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जो हो रहा है अभी, उसके परीक्षाएं ली जाएं। अब यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें उनका जो है वो निर्णय है कि 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं कंपल्सरली सबको पेन, पेंसिल, कॉपी या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लेनी जरूरी है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, विश्वविद्यालय को ये जो है वो गो हेड दिया है कि वो अगस्त माह में जो है वो ये परीक्षाएं करवा सकता है, टेंटेटिवली 16 अगस्त के बाद। और पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में हों, ताकि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक परीक्षाएं समाप्त हो जाएं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए अलग से विश्वविद्यालय और सरकार बैठ करके निर्णय लेगी कि किस आधार पर जो है वो उनको आगे बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो है एक मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो छात्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाता है वो परीक्षा किसी भी परीक्षा केंद्र में यहाँ पर दे सकेगा, इसकी व्यवस्था होगी। और अगर कोई नहीं आ पाएगा किसी जेन्युइन कारण के कारण, तो उसके लिए एक और चांस जो है वो परीक्षा देने का वो भी दिया जाएगा इसी एकेडमिक ईयर के अंदर। इसके साथ 12 तारीख को जो है वो हमारी वैकेशंस खत्म हो जाएंगी। 13 तारीख के बाद एडमिशंस करेंगे विद्यालय, क्योंकि 10th के भी एग्जाम रिजल्ट निकाल दिए हैं और +2 के भी रिजल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसने सभी स्कूलों की परीक्षाएं लेकर के जो है परिणाम घोषित किए हैं। तो बच्चों की एडमिशन जो है वो वैसे तो रोल ऑन हो जाता है, लेकिन उनकी एडमिशन स्कूलों की हो, +2 वाले की कॉलेज की प्रथम वर्ष में और 11th का जो स्टूडेंट है उसकी 12th में, 10th वाला जो है उसकी 11th में। तो वो ऑनलाइन टेलीफोन से अभिभावक वहां पर जाकर के जो है एडमिशन करा सकता है। उसकी स्क्रूटनी वो जुलाई में होगा, 13 जुलाई के बाद शुरू होगा 25 जुलाई तक, और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी अगस्त में होगी, जब 31 जुलाई के बाद जो है नया निर्णय केंद्र सरकार का आएगा। इंड्स निजी विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य शिक्षा नियामक आयोग ने राज्य की 4 निजी विश्वविद्यालयों में नए सत्र की एडमिशन पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ इंड्स विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवारिया की खंडपीठ ने ये राहत केवल याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को ही दी है। सभी सुविधाएं मिले तो हिमाचल के नौजवान खेलों की दुनिया में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश में खेल ढांचे को विकसित करने में गाहे बेगाहे सियासत हावी होती रही है। ऐसा ही एक मामला उपमंडल रामपुर बुशहर में भी सामने आया है। गौर हो कि रामपुर बुशहर के दत्तनगर में बनाया गया स्पोर्ट्स हॉस्टल उद्घाटन की राह जोह रहा है। जानकारी के अनुसार इस हॉस्टल का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था।
अब इस हॉस्टल भवन की हालत ये है कि इसके परिसर में भांग के पौधे उगे हुए हैं। गौर हो कि यहाँ वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन की इंडोर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका फायदा जिला शिमला, कुल्लू और किन्नौर के खिलाड़ियों को मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस सचिव जॉनी कायथ ने कहा कि लोग 1 साल से मुख्यमंत्री से हॉस्टल के उद्घाटन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। बिलासपुर में उद्यान विभाग ने आम के सीजन को निपटाने के साथ साथ अब बरसात के मौसम में फलदार पौधे लगाने के लिए कमर कस ली है तथा 13 जुलाई से पौधारोपण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर ली है। विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग बागवानों को उनकी मांग के अनुसार फलदार पौधे उनके घर के पास पहुंचाएगा ताकि किसानों को इधर उधर न भटकना पड़े। गौरतलब है कि बिलासपुर की जलवायु के हिसाब से यहाँ पर प्रमुख रूप से आम, लीची, आड़ू, नींबू, संतरा, पलम, गलगल, अमरूद, अनार आदि सहित लगभग 23-24 प्रजातियों के फलदार पौधे होते हैं, लेकिन इनमें आम व लीची सर्वाधिक कामयाब फलदार पौधे हैं। उधर उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाग बाहरी जिलों से मान्यता प्राप्त नर्सरियों से भी बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे बागवानों को उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना और गृह अनुदान योजना के तहत लाभान्वित हुए लोगों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। लोगों ने पंचायत समिति सभागार पद्धर में मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात सुनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि योजना के माध्यम से जिन लोगों को लाभ देने में हम कामयाब हुए हैं उन लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश करें और आज वे दिन आ गया। उन्होंने कहा कि पात्रों को हर सुविधा मिले, सरकार इसका पूरा प्रयास कर रही है। मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं बहुत बेसहारी हूँ और मेरे जो है 3 बच्चे हैं और मैं उनका पालन पोषण बहुत मुश्किल से कर रही थी। उसके बाद मेरा एक घर का कमरा था, उसमें अंदर पानी आता था, बाहर पानी आता था, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने घर बनाना है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को 1.5 लाख रुपए मिला, उससे जो है मैंने अपने घर का निर्माण किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सीएम साहब जी। माता देवी बोल रही हूँ गांव सिंगारी से, और मेरा घर नहीं था, अब मैं घर बना रही हूँ। मेरे हालात खराब थे, मेरा पति गुजर चुका था और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अब घर बना रही हूँ। धन्यवाद जी। मुझे 1.5 लाख मिला है और मैं सरकार द्वारा घर बना रही हूँ। धन्यवाद जी। कोरोना काल में अगर भाजपा मंत्रियों की तैनाती करती तो नेता प्रतिपक्ष कहते कि लोग महामारी से जूझ रहे हैं और भाजपा मंत्री पद बांट रही है। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रोफेसर राम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्रदेश के जयराम सरकार को बिना मंत्रियों के लंगड़ी सरकार कहने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करना और झूठ बोलना नेता प्रतिपक्ष की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ऊल जुलूल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, जबकि उनके अपने गांव में भूमि का सर्कल रेट करोड़ों में था, जिसे जयराम सरकार के कार्यकाल में ही ठीक किया गया है। ऐसा नहीं है 2-3 मंत्री हिमाचल में कम है, क्योंकि जो मंत्री परिषद का एक प्रतिशत रहता है उसमें 3 मंत्री आज कम है। उसमें 2 तो बड़ा कारण ये रहा है कि हमारे लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, दूसरे लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के कारण वो एक मंत्री पद खाली है। मैं इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी कह सकता हूँ कि अगर आज बनाते तो शायद नेता प्रतिपक्ष यही बोलते कि दुनिया के सामने ये कोरोना संकट है, हिमाचल में महामारी चली है और हिमाचल सरकार मंत्री बनाने जा रही है। इसलिए उनको तो कुछ बोलना ही है, तो किसी न किसी विषय पर बोलते रहते हैं, तो लेकिन काम की बात नहीं करते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ बातें यहाँ की थी, उनको तो अपने गांव की याद नहीं आई। उनके गांव में सर्कल रेट 14 करोड़ 1 कनाल का था, उनको कभी याद नहीं आया। सत्ता में तो याद नहीं आया, विपक्ष में तो याद नहीं आया। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में चिट्टे से लोग मर रहे थे, नशे से लोग मर रहे, उनको कभी ख्याल नहीं आया। तो काम की बात नहीं करते हैं, ऊल जुलूल बातें करते रहते हैं, झूठ का प्रचार करते रहते हैं, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जानती है। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे में अगर
कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क आदि ही कारगर हैं। इसी को हथियार बनाकर संगड़ाह के लोग कोरोना से अभी तक महफूज हैं। इसी का नतीजा है कि करीब 1 लाख की आबादी वाले स्वास्थ्य खंड संगड़ाह की 41 पंचायतों में अभी तक एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से चौकस है। इसी के तहत कोविड-19 सैंपलिंग बूथ संगड़ाह तथा चोकर पीएचसी में शुक्रवार को 33 लोगों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ईशा व सर्विलांस टीम सदस्य डॉक्टर निशा ने बताया कि क्वारंटीन किए गए लोगों के अलावा खेगुआ नामक स्थान पर काम कर रहे 11 प्रवासी मजदूरों के भी कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि स्वास्थ्य खंड संगड़ाह के नौहराधार, हरिपुरधार तथा चोकर आदि स्वास्थ्य संस्थानों में संबंधित कर्मी लोगों की सुविधा के लिए बिना कोविड सैंपलिंग बूथ के सैंपल लेने का जोखिम उठा रहे हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अब तक 350 के करीब लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं तथा सभी नेगेटिव पाए गए हैं। विकास खंड स्वारघाट की ग्राम पंचायत टाली के फूल उत्पादकों की दूसरे सीजन की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन फूलों को बेचने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। गौरतलब हो कि ग्राम पंचायत टाली में कई किसानों ने फूलों की खेती अपना रखी है। बैंकों से लाखों रुपए कर्ज लेकर ग्रीन हाउस तैयार कर उनमें विभिन्न प्रकार की महंगी प्रजातियों के फूलों का उत्पादन किया जाता है। इनके पहले सीजन की पैदावार लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुकी है। अब जब दूसरे सीजन की पैदावार भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे दिल्ली में फूलों के बाजार तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। पूर्व में ये फूल उत्पादक अपने फूलों को स्वारघाट से दिल्ली के लिए बसों के माध्यम से भेजते थे, लेकिन अब बसों की व्यवस्था नहीं होने से इनकी फूलों की फसल कूड़े के ढेर में जाती नजर आ रही है। फूल उत्पादक किसान श्यामलाल का कहना है कि अब बैंक से ऋण चुकाने के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी फसल मंडी में नहीं जा रही है तो ऐसे में फसल को कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ रहा है। ऐसे में बैंकों का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि फूल उत्पादकों की आर्थिक मदद की जाए ताकि बैंक के ऋण से परेशान न होना पड़े। पांवटा साहिब पुलिस ने वेल्डिंग की दुकान से चूरा पोस्ट की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गोंदपुर में वेल्डिंग की दुकान में छापा मारा तो दुकान से 802 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद हुआ। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में दुकानदार अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले 5 दिनों से पांवटा पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। नाहन के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नाहन विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सैनबाला बर्मा पापड़ी सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मार्ग का निर्माण 6.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने बर्मा पापड़ी में 72 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन साइंस लैब का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस लैब के कार्य को 3 माह में पूरा करने के आदेश भी दिए। उपमंडल स्वारघाट के नालिया गांव में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग जाने से 2 युवक बुरी तरह से झुलस गए। जानकारी के अनुसार रसोई घर में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान अंदर रखे अन्य गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली, जिसके चलते घर में अफरा तफरी मच गई। जब तक कुछ समझ आता, वहां बैठे 2 युवकों ने आग पर काबू पाने के लिए सिलेंडर पर बोरी को गीला करके डाल दिया, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आग बुझाने के चक्कर में दोनों युवकों के हाथ पांव बुरी तरह से झुलस गए। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।